जय हिंद विद्यार्थियों। मैं प्रदीप मिश्रा वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी सीआईडी के पद पर पदस्थ हूँ भोपाल में। विद्यार्थियों, मैंने पिछला वीडियो डाला था, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश पुलिस की होने वाली सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में आपके मन में जितने प्रश्न हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए आया हूँ। विद्यार्थियों, सारी समस्याएं आज के लेक्चर में आपकी संभवतः मैं पूरी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने जो गजट में रूल बुक जारी की है वो रूल बुक कुछ इस प्रकार से है। आप संस्थान से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं इस नंबर पर कॉल करें। इस संस्थान का मैनेजमेंट का नंबर है। जय हिंद शिक्षा संस्थान ने पूरी रूल बुक को शामिल करते हुए इसमें विधिवत रूप से पाठ्यक्रम दिया है। विद्यार्थियों, आपके मन में जो प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये मैंने सारे प्रश्न आपके जो आप लोगों ने पूछे थे मेरे से, मैंने उन्हीं को लिखा है और उन्हीं के बारे में जानकारी में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला प्रश्न है, नया बैच कब से आरंभ होगा, क्या रणनीति रहेगी? विद्यार्थियों, जय हिंद शिक्षा संस्थान का नए सब इंस्पेक्टर सिलेबस के आधार पर बैच शुरू करने की तारीख, यद्यपि हमने पहले 12 फरवरी सोची थी, लेकिन पीएससी प्री है 16 तारीख का। इसीलिए विद्यार्थियों हमने इसकी डेट बढ़ा के 17 कर दी है। 17 तारीख से हमारा बैच विधिवत रूप से स्टार्ट हो जाएगा। इस बैच में बात है कि क्या रणनीति होगी पढ़ाने की। कई बच्चे ये चाहते हैं कि साहब प्री पहले होगा, मेंस बाद में होगा, क्या कैसे होगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं विद्यार्थियों, परीक्षा की जो स्ट्रेटजी है मध्य प्रदेश पुलिस की वो कुछ इस तरह से है कि अप्रैल में आपकी ज्वाइनिंग भौरी में एकेडमी में, पुलिस एकेडमी में करवानी है। यानी सब इंस्पेक्टर जितने बन जाएंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए अप्रैल मई का समय होता है। आमतौर पर यही होता है और यही रहेगा। इस आधार पर जब भर्ती की प्रक्रिया है तो अभी भर्ती निकलने से मार्च तक तो भर्ती कंप्लीट कर ही ली जाएगी। इस तरीके से ऐसा लगता है विद्यार्थियों, जून में प्रीलिम्स होना चाहिए और अक्टूबर में मेंस होना चाहिए। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टेंटेटिव डेट यही रहना चाहिए। अब यदि जून में प्रीलिम्स होता है, मान लीजिए नोटिफिकेशन आपका फरवरी माह में आ जाता है, फरवरी के एंड में भी आता है, तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई और जून लगभग 4 महीने का समय होगा। 3.5-4 महीने आपको मिलने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। और इसके बाद फिर अक्टूबर में अगर मेंस होगा तो आप अभी से लगा लें, मार्च से लेकर अक्टूबर, यानी लगभग 8 महीने, 7 से 8 महीने का समय है आपके पास। इसी बीच में आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों तैयार करने हैं। तो कैसे तैयार करोगे आप? तो उसके लिए हमने ये सोचा है, जय हिंद शिक्षा संस्थान में जो स्ट्रेटजी बनाई गई है वो कुछ इस तरह से है कि आपको शुरू से जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे वो इस तरह से पढ़ाए जाएंगे कि प्रीलिम्स हो जाए, जून तक आपका प्रीलिम्स का सिलेबस हो जाए और इस दौरान मेंस का भी कुछ सिलेबस हो जाए। मतलब मेंस कम प्री लेकर चलेंगे। प्रीलिम्स चूँकि हमें पूरा सब्जेक्ट कराना है, पूरा सिलेबस कराना है आपको, तो विद्यार्थियों पूरा सिलेबस कुछ इस तरह से होगा। आप देखें, जो पहला वाला पार्ट है 300 अंकों में से पहला पेपर का पहला पार्ट 150 अंक का, इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी है। हिस्ट्री विशेष रूप से 2 शुरू के यूनिट, पहला और दूसरा, ये दोनों हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इसके बाद के जो यूनिट हैं ये समाजशास्त्र से रिलेटेड हैं। भारतीय समाज की मुख्य विशेषता, ये समाजशास्त्र से है। ये जननांकिकी है, अलग से है। हालांकि ये भी समाजशास्त्र का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अलग हो जाता है। ये समाजशास्त्र का पार्ट है। नीचे भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये भी, इसमें वैश्वीकरण भी है और समाज भी है। कुल मिला के ये पूरे पार्ट एक तरह से देखा जाए तो 3, 4, 5, 6 ये समाजशास्त्र रिलेटेड हैं। तो हम जब इस टॉपिक को इसको पढ़ाएंगे तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आपकी प्रीलिम्स का हिस्ट्री हो जाए, प्रीलिम्स की हिस्ट्री भी हो जाए और मेंस का भी हिस्ट्री का पार्ट हो जाए। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री हम आपको गहराई से पढ़ाने वाले हैं, जिससे प्रीलिम्स तो कवर हो ही जाएगा और साथ में मेंस के टॉपिक भी हो जाएंगे। संविधान और ये समाजशास्त्र भी हमें पढ़ाना है आपको। इस तरह से हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये मेंस भी आपका कवर होता चले। दूसरा पार्ट जो होगा भारतीय संविधान का आप इसमें देखेंगे पहला और दूसरा, ये दोनों पार्ट ये भारतीय संविधान से रिलेटेड हैं। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है शक्तियों का पृथक्करण, ये भी संविधान में है।
संसद, राज्य, विधायिका संरचना, ये भी संविधान का पार्ट है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब ये संविधान के ही पार्ट हैं। इसी में आगे यहाँ तक विद्यार्थियों ये संविधान का पार्ट ही चल रहा है। फिर जो 7वां यूनिट है, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सोशोलॉजी का भी पार्ट है और एक हटके वर्तमान रेफरेंस में पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में वैश्वीकरण से रिलेटेड ये पार्ट है। जैसे ऊपर भी वैश्वीकरण से रिलेटेड पार्ट था लास्ट वाला, ये भी वैश्वीकरण से रिलेटेड पार्ट है और भारत के रेफरेंस में विशेष रूप से हम इसको पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको ये टॉपिक कराते हुए संविधान यहाँ पढ़ाएंगे तो प्रीलिम्स का अपने आप हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई अलग से नहीं पढ़ना होगा, क्योंकि पढ़ाया ही इस तरीके से जाएगा कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ विद्यार्थियों बस ध्यान ये रखना है कि प्रीलिम्स आपका कैसा होने वाला है। MPPSC प्रीलिम्स के जनरल स्टडी और CSET दोनों को मिलाकर पेपर बनेगा प्रीलिम्स का। और मेंस कैसा होने वाला है, UPSC प्रीलिम्स के जैसा कुछ एग्जैक्ट वैसा तो नहीं, उससे थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा। क्वेश्चन थोड़े से कमज़ोर या दूसरे शब्दों में कहें सरल रहेंगे, लेकिन पैटर्न लगभग वही फॉलो किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें UPSC प्रीलिम्स, CDS, NDA, CAPF इत्यादि, FCI, ऐसे परीक्षाएं जो होती हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, इनमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करें। इनकी संभावना ज़्यादातर रहेगी परीक्षा में आने की। तो इस प्रकार से अब जब आप ये पढ़ेंगे, यहाँ विद्यार्थियों एक चीज़ आप देखिए, पूरा सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, आप कभी UPSC का सिलेबस उठा के देखिए। UPSC के टॉपिक ज्यों के त्यों उठा के रख दिए गए हैं। इसका मतलब ही है कि आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप गहराई से अध्ययन करें। और ये गहराई से अध्ययन आपको कौन कराएगा? जो पहले से MPPSC या UPSC पढ़ाने का अभ्यस्त है। विद्यार्थियों सावधान रहना, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले शिक्षक इस सब सिलेबस को नहीं पढ़ा पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप विश्वास करें इस बात पर, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। अभी आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे खबर मिलेंगी आपको कि ये चैनल पर या ये ऐप पर आपको 1500 में आपको वो मिल रहा है, पूरा सिलेबस मिल रहा है, आप पढ़ लेंगे 1500 में। आप लोग ये सोच के ले लेते हो चलो ठीक है 1000 रुपये में क्या दिक्कत है, लेकिन सामने वाले को तो बस संख्या चाहिए, वो संख्या जुटा के अपना बिजनेस कर लेगा और आपको उल्लू बना देगा। तो आपकी मर्जी है आपको उल्लू बनना है या नहीं, आप तय करें। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिलेबस प्री मेंस का सिलेबस कोई साधारण सिलेबस नहीं है, अच्छा खासा सिलेबस है। पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता को आप एक बार परखिए कि उसने पहले क्या UPSC को पढ़ाया है, क्योंकि UPSC का सिलेबस है तो UPSC वाली अप्रोच होनी चाहिए शिक्षक में। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश में प्रति 1000 कोचिंग में से शायद 50 कोचिंग भी ऐसी न निकलें जो ये सिलेबस पढ़ा सकें। तो गली मोहल्लों में जो कोचिंग है आप उन पर भरोसा न करें। SI का अगर सिलेबस आपको तैयार करना है तो अच्छे शिक्षकों को ढूंढिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। योग्य शिक्षक और आपकी मेहनत, ये दोनों ही मिलकर आपको सफलता का मार्ग आपके प्रशस्त करने वाले हैं। इसके साथ ही ये जो आपका सेकंड पेपर हो, ये फर्स्ट पेपर के पूरे पार्ट हो गए। इसके बाद सेकंड पेपर में विद्यार्थियों देखिए आप, करंट अफेयर्स ये प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो स्वाभाविक है आपको अभी से पढ़ाया जाएगा, तो प्रीलिम्स का भी हो जाएगा, मेंस का भी हो जाएगा, एक साथ दोनों चीज़ें कवर होंगी। प्रीलिम्स में साइंस है और मेंस में टेक्नोलॉजी है। बस साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये साइंस के पार्ट हो गए। टेक्नोलॉजी में ये पार्ट होते हैं, आप देखेंगे टेक्नोलॉजी में क्या क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑफिशियल इंटेलिजेंस, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी का एक पार्ट ये भी है, वही चीज़ कुछ कुछ रिपीट हुई हैं। GIS, GPS, सुदूर संवेदन, ये रिमोट सेंसिंग, ये भी टेक्नोलॉजी है। स्पेस है ही, और ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये दोनों टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। अच्छा खासा टेक्नोलॉजी का वेटेज है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, विद्यार्थियों मेंस में इकोनॉमिक्स बहुत कम है, लेकिन प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आपको इकोनॉमिक्स थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। मेंस की दृष्टि से इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं है, ये टॉपिक बहुत लिमिटेड है। इस पूरे मेंस के टॉपिक को कवर करने में अधिक से अधिक आप मान के चलिए कितने लेक्चर होंगे। इसमें मेन है भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना। योजना मतलब ये नियोजन काल जो है भारत का, पंचवर्षीय योजना है, उनसे संबंधित है। और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने में एक टीचर अधिक से अधिक 5
या 6 लेक्चर मैक्सिमम, उतने में ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के बेसिक फंडामेंटल आपको पढ़ने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी तो पहले बेसिक फंडामेंटल लेंगे और फिर साथ में आपको ये करवाया जाएगा, तो इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इकोनॉमिक्स हो जाएगी। पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये जो पूरा चैप्टर है विद्यार्थियों, ये भी लगभग 5 से 6 लेक्चर में कवर हो जाएगा। ये पूरा पर्यावरण का जो पार्ट है 5 से 6 लेक्चर इसमें लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये। इसके बाद फिर आते हैं परंपरागत, गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा। ये पूरा ये मुश्किल से ये लेगा 3 से 4 लेक्चर, ये कंप्लीट हो जाएगा 3 से 4 लेक्चर में। लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, विद्यार्थियों पुलिस से रिलेटेड बहुत सारा पार्ट है। लोकतंत्र में पुलिस की भूमिका, विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न होने वाली चुनौतियां और बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, ये पुलिसिंग का पूरा चैप्टर है। ये निश्चित रूप से आपको वही पढ़ा पाएगा जो या तो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है या जिसने यूपीएससी एमपीपीएससी में तो ये सिलेबस हटा दिया है, पहले हुआ करता था 2019 के पहले, लेकिन 19 के बाद से इसको हटा दिया है। अभी ये यूपीएससी का पार्ट है। तो जो टीचर यूपीएससी में पढ़ा रहा होगा या तो वो पढ़ाएगा आपको, या फिर पुलिस का अधिकारी ही आपको इनसे संबंधित अच्छी जानकारी दे सकता है। तो ये चीज़ें, हालांकि अगर जय हिंद शिक्षा संस्थान से आप एनरोल्ड होते हो तो विद्यार्थियों मैं पढ़ाऊँगा आपको, मैं पूरी पुलिस से संबंधित जानकारियाँ आपको डिटेल कंप्लीट करवाऊँगा। इस तरह से ये पूरा आप देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर आता है ये आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पार्ट। यहाँ याद रखेंगे विद्यार्थियों, रीजनिंग मुख्य रूप से प्रीलिम्स में है और मैथ्स मेंस में है। हालांकि यहाँ लास्ट में दिया हुआ है तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक क्षमता, समस्या समाधान, यही पूरा का पूरा प्रीलिम्स में है और यही मेंस में भी डाल दिया है। इसका मतलब प्रीलिम्स में रीजनिंग पे ज़्यादा जोर है और मेंस में मैथ्स पर ज़्यादा जोर है। तो जब हम आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएंगे तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मैथ्स रीजनिंग तो आपकी चलती रहेगी। शुरू में उद्देश्य ये रहेगा कि हम आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार करवाएं, लेकिन चूंकि मैथ्स का सिलेबस बाकी भी छोटा नहीं है, हालांकि संकीर्ण है, जितना आप पढ़ते हो उसकी तुलना में कम है। ये पूरा पीएससी से उठाया गया सिलेबस है, ये पूरा का पूरा पीएससी में ज्यों का त्यों है। पीएससी में 2 यूनिट है, दोनों यूनिट ज्यों के त्यों उठा लिए गए। तो ये दोनों यूनिट को आपको कवर करना है। इसको कवर करने में अधिकतम जो समय लगता है विद्यार्थियों, मैक्सिमम समय 2 महीने का है, लेकिन हम आपको 2 महीने सोच कर नहीं पढ़ाएंगे। हम जब आपको मैथ्स पढ़ाएंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको शुरू में 3 दिन रीजनिंग देंगे और 3 दिन मैथ्स देंगे। तो 3 दिन रीजनिंग और 3 दिन मैथ्स के साथ जब पढ़ाएंगे तो मैथ्स ये मेंस वाला कवर होगा और रीजनिंग से प्रीलिम्स आपका कवर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको वहाँ 2 पार्ट वो भी कवर हो जाएंगे। तो आप देखिए प्रीलिम्स के हमने कितने पार्ट कवर कर लिए। संविधान, भारतीय संविधान, भारत का इतिहास, करंट अफेयर्स 3 हो गए, और चौथा पार्ट हो गया इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिर 5वां पार्ट हो गया आपका मैथ्स रीजनिंग वाला। तो 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। जब आपको कंप्यूटर वहाँ पढ़ाया जाएगा प्रीलिम्स के लिए तो वो कंप्यूटर यहाँ भी है, यहाँ भी हमें कंप्यूटर पढ़ना है। ये देखिए आपके इसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर जरूर लिखा होगा। देखें विद्यार्थियों, कहीं है कंप्यूटर? हाँ, इसमें ये देखिए, ये लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर आपका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो हम प्रीलिम्स में कंप्यूटर जो पढ़ाएंगे वो प्रीलिम्स को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे, साथ साथ मेंस को भी थोड़ा सा उसके डीप में भी जाएंगे। तो कंप्यूटर, अब चूंकि ये एक टॉपिक है और प्रीलिम्स में पूरे 10 नंबर का है, मेंस में अब सोचें आप, जब एक टॉपिक है तो इससे मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में इससे 8-10 क्वेश्चन आएंगे। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़, ये भी आपका चैप्टर कवर हो जाएगा प्रीलिम्स का। अब बचा प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान। तो ज्योग्राफी और सामान्य विज्ञान में विद्यार्थियों में पढ़ाने वाला हूँ। उसमें बायो के लिए अलग टीचर आएंगी, वो अलग से पढ़ाएंगे आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री में आपकी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ज्योग्राफी भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वास्ट है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हम बिल्कुल एक पन्ने से शुरू करके आखिरी तक पढ़ा देंगे, क्योंकि इतना पढ़ाएंगे तो समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। फिर भी मैक्सिमम टॉपिक हम आपको कवर करवा देंगे, ताकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ABCD से शुरू नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ABCD से शुरू कर रहे हो तो फिर पढ़ाने में विद्यार्थियों बहुत समय चाहिए, उतना समय नहीं है। कुछ चीज़ें आप पहले से पढ़े हो, हम ये मान के चलेंगे, क्योंकि ABCD से पढ़ाने के लिए विद्यार्थियों इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए 1 साल भी कम है।
मैं आपको रियली बता रहा हूँ, कई कोचिंग आपको ये प्रलोभन भी देंगे कि हम 4 महीने में करा देंगे, 5 महीने में करा देंगे। ये शुद्ध झूठ है, सफ़ेद झूठ है। ये सिलेबस हो ही नहीं सकता। इस सिलेबस को करवाने में मुझे 1 साल भी कम लगता है अगर मैं डिटेल ढंग से पढ़ाता हूँ तो। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि मुझे ये सिलेबस आपको 8 महीने के अंदर कंप्लीट करवाना है। इसके लिए जय हिंद शिक्षा संस्थान में जो क्लासेस होंगी वो विद्यार्थियों 5 घंटे की भी हो सकती हैं। आप तैयार रहें 5 घंटे पढ़ने के लिए। मजबूरी है, अगर हम इतना नहीं पढ़ाएंगे तो सिलेबस 8 महीने में कवर नहीं होगा। और हम ये भी चाहेंगे कि आप डीप स्टडी हो और बहुत अच्छे से हो। अच्छे टीचर लेके आएंगे तो अच्छे टीचर लाएंगे तो उनके पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा गहराई से होता है, समय लगता है, उसके लिए आप तैयार रहें। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये पूरा मैथ्स, जिन बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा है उनके लिए मेंस बहुत स्कोरिंग है। मैथ्स रीजनिंग बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपके सिलेक्शन करवाने में। तो इसलिए विद्यार्थियों मैथ्स तो आपको पहले दिन से ही पढ़ना पड़ेगा। हमारी रणनीति रहेगी, एक लेक्चर लगातार मैथ्स का होगा जिसमें 3 दिन मैथ्स और 3 दिन आपको मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग करवाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे और सॉल्व अच्छे से करवाए जाएंगे आपको, ताकि आप घर में जाके उनकी प्रैक्टिस करो तो अच्छे से आप खुद भी सॉल्व कर सको। ये पूरा सिलेबस हमने इस तरह से सोचा है कि हमें इसे किस प्रकार कराना है। अब आप देखिए, ये सिलेबस जैसा मैंने कहा कि प्रीलिम्स होते होते प्रीलिम्स तो हो जाएगा और मेंस भी हम आधा करवा देंगे, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमें 3 महीने और मिलेंगे एक्स्ट्रा प्रीलिम्स के बाद, उसमें आपका पूरा मेंस का सिलेबस हो सके और साथ में रिवीजन भी आपका करवा सकें। चूँकि हमें समय समय पर आपके टेस्ट पेपर भी लेने हैं तो उसके लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। विद्यार्थियों, समय आपको हर समय तैयार रहना है। लगातार आपको अगले दिन का जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी आपको एक हम ग्रुप में जोड़ेंगे और उस ग्रुप में हम आपको पहले से बता दिया करेंगे कि हमारा ये वाला चैप्टर हम कल पढ़ाने वाले हैं। उसमें सारी चीज़ें आपको विधिवत रूप से बताई जाएंगी। आप विश्वास कर सकते हैं, जय हिंद शिक्षा संस्थान में एक बार अगर आपने एडमिशन लिया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चूँकि मैं यहाँ मुख्य रूप से गाइडलाइन देता हूँ, तो जब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ कोई चीज़ कराई जाएगी तो निश्चित रूप से आपको किसी प्रकार की कसर नहीं छूटेगी। आप जय हिंद शिक्षा संस्थान का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो। इस संस्थान ने ईमानदारी से 40 सिलेक्शन दिए हैं मध्य प्रदेश को, 40 सब इंस्पेक्टर दिए हैं और इतना लंबा, जबकि 7 साल से सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई। अगर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी पहले आ गई होती तो शायद ये सैकड़ा पार हो गया होता। इतने सब इंस्पेक्टर देने का जो अनुभव है इस संस्थान को, ये संस्थान मुख्य रूप से पुलिस भर्ती के लिए ही जाना जाता है। हमने कोशिश की है, अब आगे चल के MPPSC UPSC का भी सिलेबस हमने चालू कर दिया है। पिछले साल से हम लगातार इन बैचेस को चला रहे हैं और हमारे यहाँ जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके पास वो योग्यता है कि वो MPPSC UPSC बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, जय हिंद शिक्षा संस्थान के नाम से YouTube चैनल है, वहाँ पर जो लेक्चर पढ़े हुए हैं शिक्षकों के, आप एक बार देख सकते हो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। डी सर आपको हिस्ट्री और सोशोलॉजी पढ़ाएंगे। मैं स्वयं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और अन्य कुछ बीच बीच में मुद्दे हैं, पुलिसिंग, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। तो विद्यार्थियों, ज़्यादातर कोशिश करूँगा, ज़्यादातर चैप्टर मैं कोशिश करूँगा आपको कवर कर सकूँ और बाकी जो भी मैं टीचर लेकर आऊँगा वो निश्चित रूप से विषय विशेष के विशेषज्ञ होंगे। इसके बाद आपके कुछ और प्रश्न हैं, मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले हो गया नया बैच कब से आरंभ होगा। तो विद्यार्थियों याद रहे, नया बैच आरंभ होने जा रहा है 17 फरवरी से। ऑनलाइन आज से हमने शुरुआत कर दी है, एडमिशन शुरुआत हो गए हैं ऑनलाइन के। आप भी जितनी जल्दी हो सके एडमिशन कराएं, रजिस्टर्ड कराएं अपने आप को, और 17 तारीख को सुबह 8 बजे से आपको क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी। तो आपको अभी से जो नंबर दिया हुआ है, शुरू में नंबर दिया हुआ था, उस नंबर पर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मैनेजमेंट का नंबर है। तो नया बैच कब से आरंभ होगा तथा क्या रणनीति रहेगी, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। दूसरा, परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु और योग्यता क्या होनी चाहिए। विद्यार्थियों, योग्यता ग्रेजुएशन चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। हाँ, टेक्निकल के लिए अगर आप बैठना चाहते हो तो टेक्निकल के लिए स्पेशल योग्यता उसमें लिखी हुई है, आप देख लेंगे। टेक्निकल की जो स्पेशल योग्यता है, केवल रेडियो को छोड़कर, रेडियो और आयुध, ये 2 टेक्निकल पोस्ट 5 प्रकार की होती हैं। रेडियो में सब इंस्पेक्टर, आयुध में सब इंस्पेक्टर, यानी जो हमारा एम्यूनिशन होता है, हथियार वगैरह, उनकी जानकारी रखने वाले इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, वो इन दोनों के लिए स्पेशल एजुकेशन है। मैकेनिकल से इंजीनियरिंग चाहिए आयुध के लिए, और आपका रेडियो के लिए
विशेष रूप से इंजीनियरिंग चाहिए, चाहे CS हो, कंप्यूटर साइंस हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक साइंस हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल, ये चलेगा। तो ये स्पेसिफिक रेडियो के लिए हैं। अन्य तीनों में जैसे QD है, QD यानी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, फिंगरप्रिंट और फोटो, इन तीनों में PCM से BSc होना चाहिए। PCM से BSc जो है विद्यार्थी वो इसमें एलिजिबल है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ विद्यार्थियों, अक्सर विद्यार्थियों को पता नहीं होता कि टेक्निकल में कौन सी पोस्ट बहुत अच्छी है। तो मैं आपको बता दूँ QD, जिसमें मैं स्वयं हूँ, मैं QD में ही काम करता हूँ। विद्यार्थियों, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मध्य प्रदेश पुलिस में टेक्निकल की बेस्ट पोस्ट है। सब अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, लेकिन QD मैं मानता हूँ बहुत अच्छी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता, क्योंकि एकमात्र ब्रांच है भोपाल में, दूसरी ब्रांच नहीं है। अगर आप नॉन ट्रांसफरेबल जॉब चाहते हो, शांति और सुकून की जॉब चाहते हो, तो टेक्निकल में QD बहुत अच्छी है। फिर आगे आपकी मर्जी, आप जो भी ऑप्ट करेंगे, आपकी अगर रुचि किसी और में है तो आप उसमें जा सकते हो। तो इस प्रकार से ये पूरा सिलेबस होता है। लेकिन नॉन टेक के लिए, नॉन टेक में 4 प्रकार के सब इंस्पेक्टर होते हैं: सूबेदार, सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट फोर्स, सब इंस्पेक्टर SB और सब इंस्पेक्टर स्पेशल आपका उसमें SAF, सब इंस्पेक्टर SAF स्पेशल आर्म फोर्स। ये 4 नॉन टेक हैं। नॉन टेक के लिए केवल ग्रेजुएशन की सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन है आपके पास, तो ये चारों नॉन टेक में आप एलिजिबल हो। इसके साथ ही न्यूनतम आयु की बात है विद्यार्थियों, अभी तक सब इंस्पेक्टर में न्यूनतम आयु 18 साल हुआ करती थी। अब इस बार क्या 18 ही रखेंगे अथवा 21 निश्चित कर देंगे कि आप प्रीलिम्स जिस समय दे रहे हो उस समय आपकी 21 ही साल रहेगी आपकी, ये अभी मैं नहीं कह सकता, नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा। नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है अभी तक जो रहा है शायद वही रहेगा। 18 साल मिनिमम आयु होती थी, तो 18 के बाद वाले बच्चे दे सकेंगे, लेकिन साथ में शर्त क्या है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन होते होते 20 साल तो 21 साल तो हो ही जाता है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या फाइनल ईयर वाले अपीयर हो सकते हैं? तो विद्यार्थियों, मोस्ट प्रोबेबल संभावना है कि फाइनल ईयर वाले अपीयर हो पाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स होते होते उनका फाइनल ईयर हो जाएगा। इसलिए फाइनल ईयर वालों को मौका मिलेगा इसमें बैठने का। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आरक्षण प्री और मेंस में किस प्रकार होगा? कई विद्यार्थी इस बात को लेकर बड़े पोहापोह में कि आरक्षण की रणनीति कैसी होगी, क्या प्रीलिम्स में आरक्षण नहीं होगा? ज़्यादातर विद्यार्थियों ने प्रश्न किया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आरक्षण टोटल मिला के कितनी कैटेगरी हैं आरक्षण की? OBC, SC, ST और EWS, ये 4 कैटेगरी हैं। इन चारों कैटेगरी को बोला जाता है वर्टिकल रिजर्वेशन, और हर कैटेगरी में महिला पुरुष इस तरह से डिवाइडेशन होता है, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। तो याद रखेंगे विद्यार्थियों, हॉरिजॉन्टल के लिए प्रीलिम्स में अलग से रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन केवल वर्टिकल के लिए है। मतलब जनरल का कट ऑफ अलग होगा, मेंस का, SC, ST, OBC और EWS इनका कट ऑफ भी अलग अलग होगा, कैटेगरी वाइज होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि सब SC की लड़का और लड़की का कट ऑफ क्या अलग होगा? नहीं होगा, सेम होगा दोनों का। मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी भी कैटेगरी में उनको उनका कट ऑफ सेम होगा, वहाँ पर लड़का या लड़की वाला भेद नहीं होगा। लेकिन अगर लड़कियाँ नहीं मिली तो आगे चलकर उनकी सीट लड़कों को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, यानी वो उस पर लड़कों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन लड़कियों से ये उम्मीद जरूर की गई है कि प्रीलिम्स में उनका कट ऑफ भी लड़कों के बराबर होना चाहिए, लड़कों के साथ उन्हें कंपटीशन करना पड़ेगा, तभी वो मेंस के लिए एलिजिबल होंगी। जब फाइनली मेंस का रिजल्ट निकलेगा वहाँ पर वो मेरिट बनेगी, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग। इस तरह से ये आरक्षण होगा। तो मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आरक्षण अलग अलग होते हैं। तो याद रहे, प्रीलिम्स में वर्टिकल रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। इसके बाद विभागीय 15% आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा? बहुत सारे कांस्टेबल्स हैं, उनके मेरे पास फ़ोन आए कि सर इसमें रूल बुक में 15% रिजर्वेशन के बारे में कहीं नहीं लिखा। रूल बुक एक्चुअली उसमें रिजर्वेशन के बारे में नहीं होता रूल बुक में, लेकिन जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बाकायदा वैकेंसीज होंगी कि कितनी वैकेंसी है, और उनके साथ साथ आपको देखने को मिल जाएगा किस कैटेगरी के लिए कितनी है। तो आपका जो 15% रिजर्वेशन है वो रहेगा, यथावत रहेगा। उसके लिए आप चिंतित ना हो। जिनके 6 साल पूरे हो गए हैं उनको मौका मिलेगा, 15% रिजर्वेशन वाली उस कैटेगरी में आ पाएंगे। अब 15% जो कैटेगरी होगी, तो प्रश्न उठता है क्या ये प्रीलिम्स में 15% रहेगा, या फिर जनरल के उससे ही कट ऑफ निकल के आएगा, या फिर उनको SC, ST, OBC के समान ही अपना कैटेगरी में फाइट करना होगा?
तो विद्यार्थियों मुझे ऐसा लगता है कि इसका फ़ायदा 15%, अब ये रिजर्वेशन वर्टिकल तो नहीं है, ये रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर ये वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा आने के लिए, मेंस में जाने के लिए। लेकिन अगर इसे वर्टिकल में शामिल किया गया तो आपका कैटेगरी अलग बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। आपको अपनी कैटेगरी में फाइट करके पहले प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद चश्मा अलाउ है या नहीं, विद्यार्थियों आप चिंतित ना हों। मैं 7 साल का था तब से मुझे चश्मा लगा था, और मैं भी जब भर्ती हुआ तो चश्मा लगा के ही भर्ती हुआ था। मैं बतौर सब इंस्पेक्टर ही भर्ती हुआ था। अब मैं प्रमोशन से डीएसपी बना हूँ। चश्मे की प्रॉब्लम पुलिस में मध्य प्रदेश में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया ये है कि चश्मा लगाकर आपको 6x6 आपका विजन होना चाहिए, यानी चश्मा लगाकर आपको स्पष्ट दिखना चाहिए। कई लोगों को चश्मा लगाकर भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि उनकी आंख में परमानेंट डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम जाएगी। और आप चश्मा की बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं इस बात को, चश्मा लगता है लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक ये होगा कि मेडिकल टेस्ट में डॉक्टर आपसे कह देंगे भैया कि आप अपना वो लेज़र ऑपरेशन करवा लीजिए और चश्मा उतार के आ जाइए, अगली बार फिर आपको मौका मिल जाएगा मेडिकल में, तो वो मौका देते हैं। नहीं, अन्यथा मैंने ये देखा है ज़्यादातर चश्मा से अगर 6x6 आपका विज़न है तो आपको पास कर लिया जाता है, इसलिए आप उसके लिए चिंतित ना हो। अगला है परीक्षा कब तक होगी। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, परीक्षा मोस्ट प्रोबेबल जून में प्रस्तावित है प्रीलिम्स। विद्यार्थियों बहुत से बहुत थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप जून टेंटेटिव प्रीलिम्स के लिए याद रखें। मेंस अक्टूबर में और फाइनल रिजल्ट आपका अक्टूबर में, जो अगर मेंस होगा तो उसका रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा और फिजिकल जनवरी फरवरी में चालू हो जाएंगे। फिजिकल में चूंकि ज़्यादा बच्चे नहीं रहेंगे, पूरी प्रोसेस मुश्किल से 7 दिन में ख़त्म कर ली जाएगी। 7-8 दिन में फिजिकल इंटरव्यू सब हो जाएंगे आपके। बहुत कम बच्चे होंगे तो उतने लोगों का फिजिकल इंटरव्यू लेना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। तो इस प्रकार से फरवरी तक आपकी पूरी प्रोसेस हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। परीक्षा कौन लेगा, पीईबी या पीएचक्यू, ये विद्यार्थियों अभी भविष्य के गर्त में है। मैं श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह से पीएचक्यू ने सिलेबस बनाया है, जो तय किया है अधिकारियों ने, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस सिलेबस को अगर ऑनलाइन करवाया गया तो ये ऐसा सिलेबस है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढना मुश्किल हो जाएंगे, फिर परीक्षा बहुत उधेड़बुन वाली हो जाएगी। इतने लोगों की परीक्षा लेना ऑनलाइन और इतने पेपर सेट करना, ये बहुत जटिल काम है, क्योंकि जो सिलेबस है वो मेंस का सिलेबस जो है वो वास्तव में मेंस के लायक है। वो लिखित वाला सिलेबस है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, इसलिए ऑफलाइन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है, जैसा मुझे लगता है, कि पुलिस डिपार्टमेंट ये एग्ज़ाम ले, और अगर पुलिस डिपार्टमेंट ने एग्ज़ाम लिया तो विद्यार्थियों मैं इतना दावा करता हूँ कि परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी और ईमानदारी से होगी। आप भर्ती पर भरोसा रखें। पुलिस अधिकारी जो भी इसके लिए डेप्यूट किए जाएंगे, अभी वर्तमान में हमारे डीजी साहब निहायत ही ईमानदार पुलिस अधिकारियों में से हैं अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में। दूसरे चयन भर्ती में बैठे शमी साहब, संजीव शमी साहब, बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारियों के सानिध्य में ये परीक्षा होने जा रही है। आप भूल जाइए, किसी भी प्रकार का 1.1% भी कोई कमी नहीं रहेगी। विद्यार्थियों, परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदारी से होने वाली है। किसी भी बिचौलिए या मध्यस्थों के प्रलोभन में ना आए, योग्य शिक्षकों की तलाश करें और अपने शिक्षकों के साथ साथ, योग्य शिक्षकों के साथ साथ अपने मेहनत और अपने लगन पर आप भरोसा रखें, आपको सिलेक्शन मिलेगा। बस चयन आपको क्या करना है, सोच समझ के क्लास का चयन करना है। हर किसी क्लास में जाके मत बैठ जाना, कोई मतलब नहीं निकलेगा। केवल ऐसी क्लासेस तो आपको सालों साल पढ़वाते रहेंगे, भगवान जाने सिलेबस आपका सिलेक्शन कब होगा। लेकिन आप सही सिलेक्शन करना, सही चयन करना, ये आपका काम है। आप 4 लोगों से पूछें, जानें, समझें, जिस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्या उन्हें यूपीएससी वगैरह पढ़ाने का अनुभव है। उनके अगर लेक्चर पढ़े हों तो उनके लेक्चर आप ज़रूर सुनिए कि वो 1 लाइन फैक्ट वाले चीज़ें बता रहे हैं या गहराई से पढ़ा रहे हैं। गहराई से पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छे हैं। इसके बाद तो जैसा मैंने कहा विद्यार्थियों, पीईबी की संभावना बहुत कम है, मैक्सिमम संभावना पीएचक्यू की है, और परीक्षा ऑफलाइन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर ऑफलाइन होगी तो सभी बच्चे खुश होंगे, क्योंकि कंपटीशन सबके लिए एक ही पेपर से तय होगा। तो निश्चित रूप से ये सबकी खुशी में है, सबकी खुशी इसी में है कि परीक्षा ऑफलाइन हो, और तभी मज़ा भी आएगा कंपटीशन का।
इसके बाद एनसीसी का रोल रहेगा या नहीं रहेगा? अवश्य रहेगा। 5% एनसीसी का रोल है। एनसीसी के 5% नंबर हैं। अगर प्रीलिम्स में आपके सपोज आपके 80 नंबर आते हैं तो 80 का 5% यानी 4 नंबर, तो 84 नंबर हो जाएंगे आपके। ये रोल है एनसीसी का। और यही रोल उधर 600 में से 400 नंबर आए तो 400 का 5% कितना होता है? 20 नंबर। तो आपके नंबर 400 से बढ़ के 420 हो जाने वाले हैं। तो इस तरह से एनसीसी का रोल बहुत भूमिका अदा करेगा। इसके बाद क्या तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों के लिए अप्लाई कर सकेंगे? हाँ, यदि आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन से आपका ग्रेजुएशन है, तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। आप 9 प्रकार के सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं। दोनों को टिक करें, दोनों को अप्लाई करें। बस सामान्य सब इंस्पेक्टर को ये 2 पेपर देने हैं और टेक्निकल वाले को 2 के अलावा एक टेक्निकल का पेपर और देना पड़ेगा। इस तरह से 3 पेपर होंगे टेक्निकल वाले के। तो आप टेक्निकल में भी सिलेक्ट हो सकते हो, नॉन टेक में भी सिलेक्ट हो सकते हो और दोनों में भी सिलेक्ट हो सकते हो। मेरिट के आधार पर दोनों की मेरिट अलग अलग बनेगी, आप दोनों में सिलेक्ट हो सकते हो। और फिर आपको चूज करना है कि आपको दोनों में से क्या फर्स्ट प्रेफरेंस आपने किसको दिया है। इस तरह से आप चूज कर सकते हो। मान लो बाय द वे आपने टेक्निकल नहीं चुना, नॉन टेक चुना और आपके नंबर टेक्निकल के हिसाब से आप सिलेक्ट हो रहे हो लेकिन नॉन टेक के हिसाब से आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो नतीजा ये होगा आप फेल माने जाओगे क्योंकि आपने टेक्निकल का चयन नहीं किया है। इसलिए विद्यार्थियों ये गलती नहीं करना। अगर टेक एजुकेशन है तो दोनों का चयन करना, दोनों पे टिक करना। आप दोनों में सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छा है, सो फार सो गुड। और यदि किसी एक में होता है तो भी अच्छा है, आपके दोनों हाथ में लड्डू हैं, तो आप उसका फायदा उठाइए। इसके साथ ही लास्ट है, क्या मेंस में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है? जैसा कि अभी लिखा हुआ है रूल बुक में। रूल बुक में स्पष्ट लिखा है मेंस में 300 के 2 पेपर होंगे और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है ये शायद चूक हो गई है। चूक इसलिए हो गई है क्योंकि पहले काफ़ी समय तक ये मुद्दा गरमाता रहा कि जो मेंस होगा वो रिटन होगा, पीएससी जैसा रिटन होगा। रिटन होगा तो रिटन में सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होता है। इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है ये चूक हो गई है, उसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये लिख दिया गया है रिटन के हिसाब से। अन्यथा प्रीलिम जब भी ऑब्जेक्टिव होता है, ओटी बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य नहीं होता। वैसे भी माइनस मार्किंग रहनी है, माइनस मार्किंग है मेंस में, 1/3 माइनस मार्किंग होने की पूरी संभावना है। तो ऐसी स्थिति में आपसे जबरदस्ती इस पूरे प्रश्न हल करने के लिए क्यों कहा जाएगा? नहीं तो आप पता नहीं कितने गलत कर दोगे और माइनस में आपके मार्क्स और चले जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल गलतफहमी ना पालें, आने वाले नोटिफिकेशन में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ऐसा कुछ होने वाला है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जितनी जल्दी हो सके जय हिंद शिक्षा संस्थान में अगर आप एनरोल होते हैं, अगर जय हिंद शिक्षा संस्थान को आप चुनते हैं और इसमें आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्रकार की स्टडी यहाँ करवाई जाएगी। जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा वही चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिलेगी, बिल्कुल लाइव मिलेगा। इसके लिए ऐप है हमारा JHSS नाम से हमारा जो ऐप है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ये देखिएगा, ये बैच है संघर्ष बैच के नाम से ये बैच चलाया गया है। ये ऑनलाइन बैच है। हमारा चैनल है यूट्यूब पर, जय हिंद शिक्षा संस्थान के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। विद्यार्थियों, ये जानकारी जो मैंने दी है आप अपने सभी मित्रों को बताएं, सबके साथ साझा करें ताकि बच्चों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। किसी भ्रम की स्थिति किसी के में भी निर्मित नहीं होनी चाहिए किसी भी स्थिति में। ये पूरा बैच है, ऑनलाइन बैच के लिए सारी जानकारी दी हुई है। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। प्ले स्टोर पर जाके आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और आपको JHSS करके आपको लिखना होगा, JHSS क्लासेस। इसमें कहीं डाला है JHSS क्लासेस? अगर नहीं है तो आप लोग विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं, आप इस तरह से ऐप पर जाएं, JHSS क्लासेस करके इस तरह से आप जब ढूंढेंगे तो आपको ऐप पर मिल जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है, प्ले स्टोर से JHSS क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और कोर्स में जाकर कोर्स परचेज करें। ये सब पूरी जानकारी आपको दी हुई है, आप जैसा उचित समझें वैसा करें।
जब ये ऐप आपके पास आ जाएगा तो क्लास स्वाभाविक है, आपको जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे सब बता दिए जाएंगे, आपको मैनेजमेंट द्वारा सब समझा दिया जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी विद्यार्थियों कि आप घर बैठे आपको हर चीज़ मिले, और मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इस पूरे सिलेबस के बारे में आप लोग विद्यार्थियों अवश्य दूसरे विद्यार्थियों को भी बताएं, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। जो भी हमने शुरुआत की है आपके हित में, आप उससे लाभान्वित होंगे तो सबका भला होगा, आपका भी भला होगा, औरों का भी भला होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। यदि कोई भी अभी भी क्वेरी है तो आप उसमें जाएं, अपने इसी में नीचे जहाँ लिखने की जगह होती है वहाँ पर आप जाइए और अपना जो भी क्वेश्चन है आप मेरे से कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्दी। जय हिंद।